जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ ई कैट कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पे था। मेरी कोशिश है कि ईद से पहले हम इसको ख़त्म कर लें और इंशाल्लाह आज ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर का कोर्स। तो फिर मैं आपको एक काम दूंगा, वो आपने करना है। कल हम इंशाल्लाह फुल बुक का टेस्ट देखेंगे। आपने फुल बुक का टेस्ट देना है, यानी फर्स्ट ईयर मुकम्मल बुक का आपने टेस्ट देना है। मैंने इस तरह से स्केड्यूल बनाया हुआ है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का अलहदा से एक टेस्ट हो जाए फुल बुक का, सेकंड ईयर का अलहदा से, और फिर एक एंड पे ग्रैंड टेस्ट हो जाए। तो कल जो है वो आपने फुल बुक का टेस्ट देना, मैं आपको काम दे दूंगा। उसके बाद ईद के दिनों में भी आपने जो है वो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपने फर्स्ट ईयर को गो थ्रू करना है। कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, उनको आपने रीड करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इसको ख़त्म करते हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। पूरे ध्यान से आपने कंसंट्रेशन के साथ आपने समझना है। और चैप्टर नंबर 9 जो है ये भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 जो है ये छोटा सा चैप्टर है, और जितना हमने कल चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था उससे भी छोटा है। और चैप्टर नंबर 9 जो है ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये चैप्टर नंबर 9 का नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी रोज और कॉलम्स की शक्ल में। जिस सॉफ्टवेयर में हम अपना डाटा सेव करते हैं उसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि हमारे पास MS वर्ड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, और फिर मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ नेम्स से। फिर हमने एक स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर यानी MS वर्ड पढ़ा था। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है। जब भी हमने डाटा रोज और कॉलम्स की शक्ल में, यानी इस तरह टेबल की शक्ल में सेव करना हो, तो हम फिर यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये मार्केट में बहुत सारे हैं। दो के नाम आपके बुक में लिखे हुए हैं। एक जो है वो है लोटस 123। लोटस 123 एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लोटस 123। और दूसरा जो है वो है MS एक्सेल। ये वही माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ टूल है MS एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब MS एक्सेल जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है पूरी दुनिया में। जिस तरह से टेक्स्ट एडिटर की अगर बात करें तो MS वर्ड पॉपुलर है पूरी दुनिया में, इसी तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हमारे पास MS एक्सेल जो है ये पॉपुलर है पूरी दुनिया में। तो हमने इस कोर्स में इसी को पढ़ना है। अब एक दो टर्म्स हैं जो आपने समझनी है और याद रखनी है, वैसे आपको शायद इनके बारे में पहले भी पता हो। देखें, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो टेबल है इसके अंदर रोज और कॉलम्स ये मिलते हैं तो टेबल बनता है, ठीक है ना। रोज और कॉलम मिलेंगे तो टेबल बनेगा। रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होती है टेबल में उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल डायमेंशन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 रोज हैं और 1 2 3 ये 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो 3 कॉलम्स और 4 रोज मिली हैं, तो यहाँ पे ये इस तरह से एक टेबल हमें नजर आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास 4 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। सेल क्या होता है, ये जो टेबल के अंदर रो और कॉलम मिल के एक बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम मेक्स अ सेल, यानी रो और कॉलम जब मिल जाते हैं तो एक सेल बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो टोटल कितने सेल्स होंगे, तो आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक मैट्रिसेस। मैथमेटिक्स में जो आप मैट्रिसेस आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर आप क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही है। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आंसर आएगा, तो आप इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं। अब ये जो हमारे पास MS एक्सेल होता है इसके फीचर्स देखते हैं। 6 यहाँ पे उसने फीचर्स मेंशन किए हुए हैं। इसकी खसूसियात, जैसे MS वर्ड की हमने कुछ खसूसियात पढ़ी थी, इसकी भी कुछ खसूसियात हैं। उनमें सबसे पहले वो कहता है ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ग्रिड किसे कहते हैं,
ग्रिड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब एक तरतीब इस तरह से। तो इसी तरह से रोज हैं, एक के ऊपर दूसरी रो, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से कॉलम साथ साथ हैं, इन्हें ग्रिड्स कहा जाता है, ग्रिड्स। तो वो कहता है कि इसके अंदर रोज और कॉलम की ग्रिड्स लगी होती हैं। अब यहाँ पे अहम बात समझनी जो है वो जरूरी है, वो क्या है कि जितने भी कॉलम्स होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और जितनी रोज होती हैं उनका भी स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जाहिर सी बात है कि जब हमने किसी भी सेल पे पहुंचना है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो हर रो का भी अपना एड्रेस होता है, हर सेल का भी अपना एड्रेस होता है, लेकिन वो एड्रेस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जरा वो देखें। जब भी हम कॉलम को हम देखेंगे, एमएस एक्सेल की अब बात हो रही है, जब भी हम कॉलम को देखेंगे तो कॉलम का जो एड्रेस होता है वो हमारे पास अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ होता है, यानी कि हमारे पास जो कॉलम का एड्रेस है वो लेटर्स की शक्ल में होता है, लाइक ए बी सी डी एंड सो ऑन। और जो रोज होती हैं वो नंबर्स में होती है, मतलब डिजिट्स में उनका एड्रेस होता है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस तरह से हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है कि रो का जो एड्रेस है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम का एड्रेस जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा कॉलम का एड्रेस जो है वो अल्फाबेटिकली लिखा होता है, और जो रोज होती हैं उनका जो एड्रेस है वो नंबर्स की शक्ल में लिखा होता है, डिजिट्स की शक्ल में लिखा होता है। तो जो एक सेल है स्पेसिफिक, उसका एड्रेस क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल है मेरे पास, ये वाला, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस सेल का एड्रेस क्या होगा। फिर इस सेल का जो एड्रेस है वो ये होगा कि पहले आप कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप इसकी मुतलका रो का नाम लिख देंगे, तो इस सेल का एड्रेस आ जाएगा। यानी कि इस सेल में कॉलम का नाम क्या है, बी, और रो क्या है, 2, यानी B2 इस सेल का एड्रेस हो गया, इस सेल का नाम हो गया। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने लगा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं जो टर्म्स, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। सेल के एड्रेस के दूसरे नाम है, ठीक है। सेल नेम, सेल नेम, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस। सेल नेम, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, और इसको जो है हम सेल ये सेल नेम, एड्रेस और रेफरेंस जो हैं ये असल में क्या है, जिसे मैं अभी एड्रेस कह रहा था कि सेल का एड्रेस है, जैसे इसका एड्रेस है B2, तो B2 जो है उसको सेल का नाम भी कह सकते हैं, उसको सेल का एड्रेस भी कह सकते हैं, उसको सेल का रेफरेंस भी कह सकते हैं, और इसको सेल का लेबल भी कहा जा सकता है, सेल का लेबल, ठीक है। सेल लेबल भी एक इसका नाम है, याद आ गया मुझे, सेल लेबल भी इसको कहते हैं, ये आप नोट कर लें। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेल का एड्रेस होता है या सेल का नेम होता है, उसमें पहले नंबर पे क्या चीज़ हम लिखते हैं, तो उसमें पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद रो का नाम लिखते हैं, तो स्पेसिफिकली हम उस सेल पे हमें उसकी पहचान हो जाती है। तो ये एक इसका फीचर है। उसके बाद वो कहता है फॉर्मूलाज। एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। एक बड़ी अहम बात वो ये है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, उसमें अगर हमने सिर्फ टेबल की शक्ल में ही डाटा स्टोर करना है, तो फिर तो एमएस वर्ड के अंदर भी टेबल की सहूलत मौजूद है। हमने कल पढ़ा था कि एमएस वर्ड में टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इसके अंदर डाटा सिर्फ रोज और कॉलम्स की शक्ल में ही ऐड होना है, मतलब हमने सिर्फ डाटा को सेव ही करना है रोज और कॉलम्स की शक्ल में, तो टेबल तो उसके अंदर भी बन जाता था एमएस वर्ड में। इसका क्या फायदा है? तो इसके और भी बहुत सारे काम हैं, ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इस काम के लिए बना हुआ है। क्या क्या इसके फायदे हैं सुने जरा। इसके अंदर ना सिर्फ हम रोज और कॉलम्स में यानी टेबल की शक्ल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका अपना कैलकुलेटर होता है जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाता है। हम मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में मैनिपुलेट करवा सकते हैं। मैनिपुलेट का वर्ड मैं अभी बोला है, तो मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ, आगे भी जाके इसका ये वर्ड यूज होगा कंप्यूटर की फील्ड में। मैनिपुलेट का मतलब होता है कोई एक्शन परफॉर्म करना, कुछ उसके अंदर कोई तब्दीली ले आना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, ये मैनिपुलेशन कहलाता है। तो अपने डाटे के ऊपर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई करके उनको कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो एमएस एक्सेल का एक फीचर है कि हम उसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूलाज लगाने के बाद हम उनको जो आपस में जो है वो उनका कैलकुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अब इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूला लगाने का तरीकाकार एमएस एक्सेल में ये होता है कि हमने हमेशा फॉर्मूले से पहले इक्वल का साइन लगाना होता है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आगे हमने वो वैल्यूज देनी होती है, आगे हमने वो फॉर्मूला लिखना होता है जो भी हम लिखना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जरा समझ लें ध्यान से। हमारे पास सेल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर लिखा हुआ है 2, इस सेल के अंदर लिखा हुआ है 1, ठीक है, यहाँ इसको 11
और इसको 2 कर लेते हैं। ओके, तो इस सेल के अंदर ये सेल का नाम क्या है A2 और इस सेल का नाम क्या है B2। अच्छा, मैं इन दोनों को प्लस करवाना चाहता हूं, मतलब इनकी वैल्यूज को प्लस करवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आंसर स्टोर हो जाए C2 के अंदर, यहां पे, यानी इन दोनों का सम हो और यहां पे आंसर स्टोर हो जाए। तो फिर इस सेल के अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं सेल के अंदर फॉर्मूला लिखूंगा। और फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? इक्वल्स टू A2 की वैल्यू प्लस B2 की वैल्यू। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो फिर इनका जो आंसर है वो किस में स्टोर होगा? C2 के अंदर, क्योंकि C2 के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ। C2 के अंदर मैं क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू, हमेशा इक्वल का साइन पहले लगाना है ताकि उसे पता लगे फॉर्मूला है। उसके बाद A2 प्लस B2, तो A2 और B2 ये सेल के लेबल हैं, लेकिन फॉर्मूला हमेशा सेल के लेबल के ऊपर नहीं बल्कि सेल की वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि A2 और B2 तो लिखा है, असल में A2 B2 प्लस नहीं हो रहे, A2 B2 की वैल्यू प्लस हो रही है जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो वैल्यू क्या कहते हैं? वैल्यू किसे कहते हैं? जो सेल के अंदर डाटा, जो सेल के अंदर कंटेंट पड़ा है वो उसकी वैल्यू है। इसी तरह से जो C है, ये ध्यान से समझिए जरा, जो C2 है इसके अंदर मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है यहाँ पे 13। उसकी वैल्यू क्या है? 13। कैसे? क्योंकि 11 और 2 जो है ये प्लस हुए तो आंसर 13 आया, तो वो जहां फॉर्मूला लगाया था वहां पे सेव हो गया। तो C2 की वैल्यू 13 ही है, लेकिन हालांकि हमने उसके अंदर क्या लगाया था? फॉर्मूला लगाया था। अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले की जगह पे ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमने 11 प्लस 2 लिखा होगा, अब ये पॉइंट जरा ज़हन में रखें, अगर मैंने 11 प्लस 2 लिख के यहाँ 13 स्टोर किया है, तो अब मैंने तो असल में इन दोनों की वैल्यूज को प्लस किया है। अब होता क्या है, मैं अगर कल को यहाँ से वैल्यू 2 खत्म करके मैं कहता हूँ यार यहाँ पे वैल्यू करेक्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ वैल्यू होनी चाहिए थी 3। अगर तो हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, सेल का लेबल लगाया हुआ है, सेल का एड्रेस लगाया हुआ है फॉर्मूले के अंदर, तो उसको पता लग गया कि भाई B2 की वैल्यू चेंज हो गई है जो कि 3 हो गई है, तो 11 प्लस 3 कितना बनता है? 14। तो यहाँ पे वो 14 ऑटोमेटिकली कर देगा, खुद बाहुद यहाँ 14 कर देगा। जैसे आपका रिजल्ट कार्ड है, आपने अपने नंबर अगर किसी स्टूडेंट ने इंप्रूव करवा लिए और उसने कहा जी कि मेरे यहाँ पे नंबर जो है वो इतने लगे हुए हैं, बल्कि इतने होने चाहिए थे, 3-4 नंबर उसने इंक्रीज करवा लिए, तो जब वो नंबर इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज और टोटल मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिंक बनाया हुआ था इस फॉर्मूले के साथ। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लिखा होगा तो यहाँ 3 करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 11 प्लस 2 था, तो वो 11 प्लस 2 का आंसर 13 ही उसने लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ चेंज करूंगा तो फिर यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, मगर यानी कि अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो इसका फॉर्मूला अलग से चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है और प्रोफेशनल तरीका यही है कि हम जब भी फॉर्मूला लगाएं तो सेल के लेबल का नाम लिखें, सेल का नाम लिखें या सेल का एड्रेस लिखें, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब कल को जब हम वैल्यू चेंज करेंगे तो जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पे भी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं फंक्शंस की तरफ। तीसरा इसका फीचर है वो है फंक्शंस। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज में इस तरह आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं, गेट सी एच का फंक्शन, SQRT वगैरह, ये फंक्शंस आपने पढ़े हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी फंक्शन होते हैं। फंक्शन बेसिकली फॉर्मूला पूरा लिखने की बजाय हम फंक्शन का सिर्फ नाम लिख देते हैं, उसका काम हो जाता है। फॉर्मूला तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना, फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम बाकायदा लिख रहे हैं कि भाई इन दोनों को प्लस करो, जबकि सम जो है वो एक्सप्रेशन नहीं होता बल्कि वो एक नाम होता है, उसके आगे हम वैल्यू सिर्फ दे देते हैं, वो खुद बहुत उस पर काम कर देता है। फॉर एग्जांपल आगे भी हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे एक फंक्शन आपको बताता हूँ। ये चीज़ लिखने की बजाय तो एक हमारे पास सम का फंक्शन मौजूद है, हम लिखते हैं अगर इक्वल्स टू सम, आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं A2 कोमा B2, कोमा लगाना है, प्लस नहीं लिखना। तो क्या होगा, क्योंकि सम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि A2 B2 की वैल्यू प्लस कर दो। तो ये फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड्स हैं। कमांड्स क्या होती हैं? जो जिस तरह MS वर्ड में कुछ कमांड्स हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह की, वो इसमें मौजूद होती हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन, फिर वर्ड आया मैनिपुलेशन का क्या मतलब? कोई एक्शन परफॉर्म करना। वो कहता है हम जो अपना टेक्स्ट लिखते हैं सेल्स के अंदर, उन टेक्स्ट के ऊपर हम कोई एक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह से MS वर्ड में किया करते थे। हम इनका साइज, कलर, स्टाइल वगैरह हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यानी इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है इजीली।
उसके बाद प्रिंट का इसका फीचर है, हम इजीली अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको प्रिंट ले लेते हैं। तो आपके जो रिजल्ट कार्ड हैं जो स्कूल्स में, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, आपकी जो मेरिट लिस्ट लगती हैं और टेबल की शक्ल में होती हैं, वो सारी की सारी MS एक्सेल में बनी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसने अगले पेज पे ना MS एक्सेल की एक डायग्राम बनाई हुई है, उसको एक दफ़ा देख लें। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी डायग्राम के बारे में जो है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बताने लगा हूँ आपको, उनको ज़रा देखें साथ। पहले डायग्राम एक दफ़ा देख लें किस तरह से में नज़र आता है, MS एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है उसको देख लें पहले। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ है वर्कशीट और दूसरी है वर्कबुक। वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड वर्कशीट। ये एक पेज जो सिंगल एक शीट होती है, एक जैसे हमारी बुक का एक पेज है सिंपल, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। और जब वो बहुत सारे पेजेस मिल जाते हैं तो हम उसे बुक का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स इकट्ठी एक फाइल में हमने स्टोर की हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वर्कशीट है जिसमें मैंने डाटा स्टोर किया स्टूडेंट्स का, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स का, दूसरी वर्कशीट में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का, तीसरी वर्कशीट में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का, ई-कैट का, तो है तो सारा ई-कैट का डाटा, तो उसको मैं एक फाइल बना के सेव करूंगा। तो जब वो एक फाइल बन के सेव हो जाएगी तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ शीट्स हैं, तो वो जो फाइल है वो असल में वर्कबुक कहलाएगी, यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि MS एक्सेल जो है ये एक 2D वर्कशीट है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, रोज और कॉलम्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और वर्टिकल डायमेंशन है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो कि 3D वर्कशीट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादा 2D वर्कशीट्स इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट ये भी बता दिया, वैल्यूज़, फार्मूलाज, लेबल्स भी बता दिए, सेल रेफरेंस भी मैंने आपको बता दी। सेल रेफरेंस बेसिकली सेल के एड्रेस को ही कहते हैं। सेल रेंज समझ लें ज़रा, सेल रेंज का मतलब है कि हमने बहुत सारे जो सेल्स हैं अगर उनको इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो सेल रेंज कैसे लिखी जाती है। याद रखना है आपने, अगर मैं चाहता हूं A1 से लेके C1 तक ये जो सेल्स हैं, या फॉर एग्जांपल A2 से C2 तक ये 3 सेल्स जो हैं ये इकट्ठे सेलेक्ट हो जाए, इनकी रेंज जो है वो फिर क्या कहलाएगी। फिर मैं पहले सेल का एड्रेस लिखूंगा, मतलब A2, आगे लगाऊंगा कोलन, ये कोलन याद रखना, कोलन लगाना है, सेल रेंज के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर आखिरी सेल का एड्रेस यानी C2, इसके अंदर क्या क्या कवर हो जाएगा, A2 भी कवर हो जाएगा, B2 भी कवर हो जाएगा, C2 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये सारा सेलेक्ट करना चाहता हूं तो पहले A1 डायगनली आपने लिखना है, डायगनली A1 और फिर C4, तो A1 कोलन C4 का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक ये सारा ही सेलेक्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा सेल रेंज के अंदर आ जाएगा, इसे सेल रेंज कहते हैं। और सेल रेंज से मुराद क्या है कि मोर देन वन सेल को जब हम सेलेक्ट करते हैं वो सेल रेंज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद दो चीजें हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। स्टूडेंट्स दो तरह के रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस से क्या मुराद मैंने भी बताया, सेल का नाम, सेल का एड्रेस। ठीक है, एब्सोल्यूट होता है एक और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब यह है कि जब हम एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं किसी दूसरे सेल में तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, मैं कहता हूं कि जैसे फर्ज करते हैं यहाँ वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 1। ठीक है, इस सेल के अंदर A3 के अंदर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं इक्वल्स टू A1 प्लस A2। मतलब मैं ये कहता हूं, ध्यान से समझिएगा ये बात, मैं ये कहता हूं कि A1 की वैल्यू में A2 की वैल्यू प्लस हो और यहाँ पे आंसर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि 11 + 1 12 होता है, 12 स्टोर हो गया। मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ B3 के अंदर। तो जब मैं B3 के अंदर पेस्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली चेंज होके B1 प्लस B2 हो जाएगा। उसने ये जो नाम था हमारा कॉलम का जो नाम था वो खुद ब खुद चेंज कर दिया। अब जब इसको मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली C1 C2 कर देगा, यानी कि फिर इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 4, और अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 16 सेव हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, ये हमारी आसानी के लिए होता है, मोस्टली हम ऐसा करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट है उसका सम इसके अंदर, यहाँ जो लिस्ट है इसके अंदर, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की बजाय हम उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले को तब्दील करता जाएगा रिस्पेक्टिवली।
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि चेंज ना हो, वही वाला सेम कॉपी हो, तो फिर हमें रिलेटिव रेफरेंस लगाना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस था जो हम ऐसे सिंपल लिख देते हैं, जो सिंपल लिखा जाता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस है, जबकि जो रिलेटिव रेफरेंस होता है उसके अंदर हम जो है वो लगाते हैं एक्स्ट्रा डॉलर साइन लगाते हैं, ठीक है। बल्कि रिलेटिव रेफरेंस ये है, ये रिलेटिव रेफरेंस है, ये वाला ये रिलेटिव रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस वो है जो कि हम ऐसे सादा नहीं लिखते, हम चाहते हैं चेंज ना हो। अगर हम चाहते हैं चेंज ना हो, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए, तो फिर हमें उसे एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डॉलर साइन कहाँ लगाते हैं, कॉलम के नाम से पहले, कॉलम के नाम के बाद, यानी ए से पहले एक डॉलर साइन आएगा, ए के बाद एक डॉलर साइन आएगा, यहाँ भी ए से पहले और यहाँ भी ए के बाद। अब इसको जितना मर्जी कॉपी पेस्ट करें, ये एज इट इज जाके पेस्ट होगा और ये तब्दील नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस था। उसके बाद वो कहता है कि वर्किंग विद फॉर्मूलाज, ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला से कैसे काम करते हैं। फिर वो कहता है वर्कशीट को कैसे लिंक किया जाता है। वर्कशीट फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास ये वर्कशीट ओपन हुई है, मैंने एक वर्कबुक ओपन की, उसके दो वर्कशीट्स थी बिलफर्ज, एक थी शीट 1, एक थी शीट 2। हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। नीचे ना शीट टैब्स नजर आ रहे होते हैं, शीट टैब्स नजर आ रहे होते हैं। जिस शीट पे हम क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी, शीट के नीचे नजर, इन्हें शीट टैब्स कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बाय डिफॉल्ट पहले से 3 शीट टैब्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, अगर हम चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो 2 शीट्स थी मेरे पास, शीट 1 और शीट 2। मैं ये चाहता हूं कि इस सेल के अंदर, ये जो सेल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी प्लस हो, इसके अंदर वैल्यू आए A1 की वैल्यू प्लस जो दूसरी शीट है शीट 2 उसका A1, शीट 2 का A1 और अपनी वाली शीट का भी A1 जो है, इन दोनों का सम हो जाए। फिर मैं इसके अंदर क्या फॉर्मूला लिखूंगा, ये समझें जरा ध्यान से। इसके अंदर फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल्स टू A1, ये तो A1 यही वाला हो गया, प्लस आगे शीट का रेफरेंस देना है, आपने लिखना है शीट का नाम, यानी शीट का नाम मैंने कहा है बिलफर्ज शीट 2 है, शीट 2 आगे आपने लगाना है एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद आगे आपने फिर A1 लिख देना। उसको पता लग गया कि ये जो A1 है वो बेसिकली शीट 2 का है। अब उसे पता लग जाएगा कि A1 इधर का ही और दूसरा A1 जो है शीट 2 का, इन दोनों को प्लस करके इसके अंदर डाटा स्टोर कर दो। इसे कहते हैं वर्कशीट को लिंक करना। तो लिंक करने के लिए हम जो उसका सेल का एड्रेस देते हैं उसके साथ हम शीट का नाम भी लिख देते हैं, और शीट का नाम लिखने के बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जनाब फंक्शन, वो मैंने आपको बता दी फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, उनको एक दफ़ा आपने देख लेना। एक सम का फंक्शन है जो प्लस के लिए होता है, एक मैक्स का फंक्शन है जो कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है कुछ सेल्स के अंदर से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू मैक्स और यहाँ लिखता हूँ A1 कोलन C3, अब इसका क्या मतलब है, A1 से C3 तक, यानी ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। इसके सेल रेंज मैंने लिखी है, सेल रेंज लिखी है ना, देखें कॉलन लगाया, तो A1 C3 के दरमियान में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डाल देगा जहां पे मैंने ये फंक्शन लगाया होगा उस सेल के अंदर। तो मैंने इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी 16, तो 16 वहां पे आ जाएगा जिस सेल के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये फंक्शन लगाया होगा, ठीक है। इस तरह से एक मिन का फंक्शन है MIN, वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, यानी इनमें से अगर हम देखें तो 1 है मिनिमम वैल्यू, वो वहां पे प्रिंट करेगा जहां हमने ये फंक्शन लगाया होगा जिस सेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक SQRT का फंक्शन है जो कि बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है, अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, एक अहम बात नोट डाउन कर लें, लिख लें कि जो भी फंक्शन के आगे ब्रैकेट में चीज लिखी जाती है उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। तो आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सा फंक्शन है जिसकी आर्ग्यूमेंट एक ही होती है, वो है SQRT का फंक्शन। क्योंकि जब हमने अंडर रूट लेना होता है SQRT लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि SQRT के आगे एक ही वैल्यू देंगे या कोई वैल्यू दे देंगे। यहाँ सेल का एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2, यानी A2 का अंडर रूट लो, ठीक है, इक्वल का साइन पहले लगेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास आर्गुमेंट एक होती है SQRT के अंदर, और लास्ट में हमारे पास टुडे का फंक्शन है। मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर यानी A4 के अंदर आज की जो डेट है, करंट डेट, वो शो हो, ठीक है। मैं खुद नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूँ शो हो जाए जो भी डेट है। तो मैं अगर इसे कल ओपन करूंगा इसको, तो फिर कल वाली जो डेट है, मतलब जो करंट डेट है वही हमेशा नजर आए, ठीक है। रोजाना मुझे चेंज ना करनी पड़े, रोजाना जो है वो खुद बहुत चेंज होती जाए। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा हमारे पास वो लगेगा इक्वल्स टू टुडे, यहाँ पे लिखना टुडे का फंक्शन होता है, और इसके आगे आर्गुमेंट खाली छोड़नी है, आपने कुछ भी नहीं लिखना, खाली। तो आपसे भी पूछ सकता है कि कौन सा फंक्शन है जिसकी आर्गुमेंट ही कोई नहीं होती, एम्प्टी आर्गुमेंट्स होती हैं, वो कौन सा है, टुडे का फंक्शन है जो डेट के लिए इस्तेमाल होता है, करंट डेट के लिए। उसके बाद सेल की फॉर्मेटिंग है,
फॉर्मेटिंग से मुराद स्टूडेंट्स ये होता है कि हम अपनी मर्जी से अगर उसका फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे सी लैंग्वेज में अगर आपको याद हो, वैसे हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज आगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, जैसे सी लैंग्वेज में फील्ड विड्थ स्पेसिफायर हमने यूज़ किए थे, और मैं चाहता हूँ कि सेल का डाटा मेरी मर्जी से कस्टमाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल इसके लिए करना ये होता है कि आप ऊपर फॉर्मेट का मेन्यू होता है, फॉर्मेट के मेन्यू में आगे सेल्स की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करें, वहाँ सेल्स का फॉर्मेट होता है। तो जिस सेल को आपने सिलेक्ट करना है, जिस सेल का फॉर्मेट सेट करना है, चाहे सेल रेंज सेलेक्ट कर लें या एक कर लें, दो कर लें। अच्छा, आपने क्या लिखना है, एक हम फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ 0 0 0 0, 4 0 लिख देता हूँ सेल के फॉर्मेट के अंदर। अब जब जिस सेल का मैंने फॉर्मेट ये 4 0 सेट किया हुआ है, 0 से मुराद ये होता है कि यहाँ पे करैक्टर जो है वो 4 ही शो होने चाहिए। कम होंगे तो एक्स्ट्रा 0 लगा देगा, ज्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा होंगे तो कम नहीं करेगा, लेकिन कम होंगे तो एक्स्ट्रा 0 लगा देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मेट सेट किया हुआ है, 4 0 पीछे लिखे हुए हैं मैंने, और अगर मैं सेल के अंदर वैल्यू लिखता हूँ 2, तो वो क्या प्रिंट करेगा, 0 0 0 2, यानी 3 0 पहले लगाएगा फिर 2 शो कर देंगे। 4 वैल्यूज का था, इसकी जगह तो 2 ने ले ली, ठीक है, तो बाकी जो है वो एज इट इज शो हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास हैश का साइन आता है। हैश हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, हैश बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसलिए कि नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोमा के लिए हम मोस्टली हैश को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जैसे 3 डिजिट्स के बाद, 3 नंबर्स के बाद ऑटोमेटिकली कोमा लगे, यूजर लगाए या ना लगाए। जैसे कैलकुलेटर में होता है, जब आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख आंसर आता है तो वो क्या लिखता है, 100,000, 100 के बाद कोमा आया होता है। तो इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो जाए, तो फिर मैं पीछे फॉर्मेट में क्या लिखूंगा, सेल को सिलेक्ट करके उसके फॉर्मेट में 3 हैश, उसके बाद कोमा, फिर हैश हैश लगा दूंगा। अब क्या होगा कि जब अगर वैल्यू हमारी 3 डिजिट से ज़्यादा होगी तो 3 डिजिट्स के बाद वो एक कोमा लगा देगा। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 100,000 मतलब 1 लाख लिखता हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कोमा प्लेस कर देगा। इसके अंदर अगर वैल्यूज कम है तो एक्स्ट्रा हैश नहीं लगाएगा। 0 के अंदर क्या था, अगर वैल्यूज कम है तो एक्स्ट्रा 0 लगा देगा, लेकिन हैश के अंदर नहीं लगाएगा। ज्यादा होंगे या कम होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ ये देखना है कि भाई 3 डिजिट्स आ गए हैं तो उसने कोमा लगा देना, बस। हैश का ये काम होता है, ठीक है। 0 एक ऐसा प्लेस होल्डर है जो शो हो जाता है, ये शो नहीं होता हैश, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क एक ऐसा प्लेस होल्डर है जो कि हमें बताता है कि भाई यहाँ पे कितने करैक्टर शो होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो कम है, क्वेश्चन मार्क भी शो नहीं होता, लेकिन वो असल में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ करैक्टर्स को शो करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, मैं कहता हूँ पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट होने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना अगर वैल्यूज ज्यादा है जितने क्वेश्चन मार्क लगाए उससे, ये कम कर देता है, ना 0 कम करता है ना हैश कम करता है, ये कम करता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन मार्क को पॉइंट के बाद ही हमेशा इस्तेमाल करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू कम हो जाती है ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बड़ा डिजिट है, पॉइंट के बगैर वाला कोई सॉलिड इंटीजर है, तो इंटीजर अगर कम हो जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। जैसे अगर मैंने 1000 लिखा है तो 2 0 अगर मैं उसके अंदर कम कर दूंगा तो वो तो 10 रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आपने खुद ध्यान से देख के इस्तेमाल करना है कि भाई ये पॉइंट के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर डिजिट कम कर दें, मैथमेटिक्स के टीचर भी आपको अक्सर कहते हैं, आपको पता है कि भाई 2-3 डिजिट्स आप पिक कर लें, इतना काफ़ी होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 पॉइंट, इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 में ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, मैंने आपको बताया, और कम होगी तो एक 0 लगा देगा, और पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स आने चाहिए। अब अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 2.7, तो 2.7 ही शो होगा, क्योंकि उसने कहा था कम से कम 3 होने चाहिए, तो एक है तो ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 3 होने चाहिए। और अगर मैं लिखता हूँ 2.7811, तो यहाँ पे 4 है तो ये दिखाएगा 2.781, 3 कर देगा इसको, ठीक है। 0 की जगह तो ये आ गया। अगर ये 12 होता तो यहाँ 12 ही आना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्यादा 0, क्योंकि 0 जो है वो ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कम हो तो एक्स्ट्रा 0 लगाता है। उसके बाद पीरियड है, यानी कि डॉट है, डॉट हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लें, इस एग्जाम्पल में देखें मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। कम हो सकते हैं, जैसे यहाँ कम था तो उसने 2.7 ही दिखाया, लेकिन अगर 12.7811 था तो 12.781 सिर्फ उसने दिखाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दिखाए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, ठीक हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट सेल, अलाइनिंग सेल कंटेंट है, सेल की अलाइनमेंट्स भी होती है, जैसे हमने MS वर्ड में अलाइनमेंट्स पढ़ी थी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड वगैरह, इस तरह इसकी भी होती है। इवन कि हम सेल के अंदर डाटे को 360 डिग्री पे रोटेट भी कर सकते हैं पूरा,
ठीक है, याद रखना, उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं सेल के अंदर। मर्ज सेल क्या होता है और रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट मैंने कल बताया था MS वर्ड के अंदर, जिसे हमने वर्ड रैप पढ़ा था, जिसका मतलब क्या था कि अगर लाइन कंप्लीट हो जाती है तो पूरा वर्ड अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। मर्ज सेल्स का मतलब ये होता है कि सेल्स की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जैसे मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ, उसकी मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, हेडिंग। फॉर एग्जांपल ये टेबल है और इसकी यहाँ पे मैं चाहता हूं कि नीचे जो है वो इस तरह टेबल्स की शक्ल में रोज कॉलम आए, लेकिन यहां पे मैं हेडिंग देना चाहता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं campus.pk, मैं ये लिखना चाहता हूं। तो यहां पे सेल की डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करनी है, तो फिर आप क्या करो, एक दफा पहले campus.pk लिखो, बाद में इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आगे ऑप्शन आएगी मर्ज सेल्स, मर्ज सेल कर दोगे तो सेल की डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी। फिर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा उसको आप बड़ा कर सकते हो हेडिंग देने के लिए, ठीक है, जैसे आपके रिजल्ट कार्ड्स में ऊपर हेडिंग वगैरह आ रही होती है। उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स। स्टूडेंट्स MS एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर ध्यान से अगर आप लोग एक्टिव हैं तो ठीक है, मैंने क्वेश्चन खुद से भी करने हैं, ठीक है, ये जैसे चैप्टर 9 खत्म होगा, जैसे कल चैप्टर 7 के बाद किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो एक्टिव रहें। अच्छा, चार्ट्स क्या होते हैं? ग्राफ्स वगैरह चार्ट्स हम बना लेते हैं। तो अगर अपने डाटे को हमने चार्ट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है अपनी कंपनी का, कि मेरी कंपनी जो है वो हर महीने कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसको चार्ट्स की शक्ल में देखना चाहता हूं, तो मैं उसको चार्ट में तब्दील कर सकता हूं। अब उसका प्रोसीजर क्या है, वो एंट्री टेस्ट में जरूरी नहीं है उसका प्रोसीजर देखना, बस आपने चार्ट्स में रखने हैं। कुछ चार्ट्स के नाम यहाँ लिखे हैं, वो आपने याद रखना है। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ये चार्ट्स के नेम है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंटिंग वर्कशीट एंड चार्ट्स। चार्ट और वर्कशीट को कैसे प्रिंट करते हैं, उस तरह कंट्रोल P करते हैं। पहले तो आपने उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेना जितना प्रिंट करना है, उसके बाद कंट्रोल P कर देना तो वो प्रिंट के लिए चला जाएगा। चार्ट्स प्रिंट करने तो वो भी प्रिंट हो जाएंगे। पेज ओरिएंटेशन भी वही है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, मतलब अगर हम लंबाई में प्रिंट करते हैं वो पोर्ट्रेट होती है, और अगर हम चौड़ाई में करते हैं तो वो लैंडस्केप कहलाती है, ये भी कर सकते हैं। फिर मार्जिन्स भी हम इसके अंदर उसी तरह सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें फिर बाकी प्रैक्टिकल की हैं और थ्योरी वाली बातें हैं, जो इंटर लेवल पे थ्योरी वाली, बाकी जो है वो आगे आपने इसका है आपके तो प्रैक्टिकल नहीं हुए। तो बहरहाल ECAT में जो है इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास जो वर्कशीट्स होती हैं, वर्कशीट्स, उनकी तादाद जो है वो हम कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स, इनके जो अल्फ़ाबेटिकली नेम है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये जो डिजिट्स हैं, ये तो डिजिट्स तो कभी ख़त्म नहीं ना होते, ये तो चलते ही रहेंगे हमेशा, ये नंबरों की कोई लिमिट होती नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट, अगर मेरा डाटा इतना ज़्यादा, कॉलम मुझे इतने ज़्यादा चाहिए कि A से लेकर Z तक खत्म हो गया, क्योंकि वो तो लिमिटेड होते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे अगर 50 कॉलम्स चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर आगे क्या होता है? Z के बाद आगे क्या होता है? ये एक क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को पता है तो फिर मुझे बताए ज़रा कि A से लेकर Z तक तो कॉलम हो गया, Z के बाद क्या होता है फिर, ठीक है। तो ये कैंडिडेट टेस्ट में वो आपसे ये क्वेश्चन इसका बना के MCQ किसी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगी बात। हाँ, दो बातें और, जो सेल हम सेलेक्ट किया होता है जिस सेल को, और उसके अंदर हम डाटा लिख रहे होते हैं, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जिस सेल को सिलेक्ट किया और उसको इसमें डाटा लिख रहे हैं वो एक्टिव सेल है, और बाकी जो है वो पैसिव सेल होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि एट अ टाइम कितने सेल्स हम एक्टिव कर सकते हैं। अगर किसी को पता है इसका जवाब मुझे दे, एट अ टाइम हम कितने सेल एक्टिव कर सकते हैं। और ये वाली जो बात मैंने पूछी है कि ये A से Z तक है, Z के बाद फिर किस तरह से कॉलम के नाम लिखे होते हैं, वो भी मुझे बता दें। अगर पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद चैप्टर 10 शुरू करते हैं। ओके, सो 1, हाँ जी, एट अ टाइम एक ही सेल एक्टिव हो सकता है, इसके अलावा हम ज़्यादा सेल्स को एक्टिव नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये जो इसका आंसर नहीं दिया किसी ने कि कॉलम्स जो हैं, अगर हम A से लेके, यस, ये जो रिमशा ने बात की है ये बिल्कुल करेक्ट है। जब Z आ जाता है ना, जब A से लेके Z तक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है AA, AB, AC, AD एंड सो ऑन, ये चलता है AZ तक, ठीक है।
और उस वो भी जब एंड हो जाए फिर उसके बाद बी ए, बी बी, बी सी एंड सो ऑन। वैसे यहाँ तक तो पहुँचने की नौबत नहीं आती, लेकिन यहाँ तक अक्सर हम पहुँच जाते हैं, ठीक है, कई लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। तो फिर ए बी, ए सी, इस तरह के कम्बिनेशन के साथ शुरू हो जाता है। तो ये भी फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो है इसके अंदर कॉलम्स की रेंज बन जाती है। शाबाश हिमशा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जो एक्टिव सेल है वो भी एक वक्त में एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जिस तरह से एमएस वर्ड का इंटरफेस था उसी तरह से इसका दिखने वाला होता है। इसके ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, नीचे स्टेटस बार, इसके अंदर शीट टैब्स नहीं होते हैं, वो मैंने आपको बता दी, नीचे शीट टैब होते हैं। अच्छा, एक अहम बात जो समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो है इसके अंदर ना एक फॉर्मूला बार और नेम, सेल नेम की जगह मौजूद होती है, ठीक है, नेम बॉक्स जिसे कहते हैं। लिख देता हूँ, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स भी इसके अंदर मौजूद होता है, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, इसमें जो ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार हमें नजर आती है ना, टूल बार, उस टूल बार के नीचे एक छोटी सी बार होती है जिसके साथ लिखा होता है fx। ये fx का वर्ड याद रखना है, fx रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला बार से लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बार होती है, यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लिखना होता है। जिस सेल के अंदर हमने फॉर्मूला लिखना है उस सेल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो। लेकिन अभी तो मैंने बताया था कि इस सेल के अंदर हम फॉर्मूला लिखते हैं। यस, हम इन दोनों जगहों पे फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप सेल सिलेक्ट करके उसके अंदर फॉर्मूला टाइप कर दें, आपकी मर्जी, आप सेल सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला टाइप कर दें, डजंट मैटर। लेकिन फॉर्मूला बार का फिर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये देखें जरा, जैसे मैंने कहा जी कि C2 के अंदर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, A2 प्लस B2। अच्छा, लेकिन C2 की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 14 नजर आ रही है। अब जब मैं C2 को सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो इस सेल के अंदर तो मुझे 14 ही नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर फॉर्मूला बार को देखूंगा वहां पे वो फॉर्मूला डिस्प्ले हुआ होगा इक्वल्स टू A2 प्लस B2। यानी अगर मैंने देखना है कि इस सेल के पीछे कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, तो फिर मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर फॉर्मूला बार में मुझे फॉर्मूला नजर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बार का फायदा है। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पे बिल्कुल साथ नेम बॉक्स नजर आ रहा होता है। नेम बॉक्स, इसके अंदर क्या नजर आता है, जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया, यानी एक्टिव सेल का नाम यहां में नजर आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेम बॉक्स में क्या नजर आता है। नेम बॉक्स शोज एक्टिव सेल एड्रेस, एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, यानी एक्टिव सेल का एड्रेस, जो भी एक्टिव सेल है हमारा उसको शो करता है। इसके अलावा अगर हम नेम बॉक्स के साथ ना एक एरो का निशान होता है इस तरह से, अगर हम उसको सिलेक्ट करें तो वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, उसके अंदर वर्कशीट के अंदर जितने भी सेल हैं सबका नाम नजर आ रहा होता है। आप उसमें से किसी को सिलेक्ट करें, वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से भी हम एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम ऐसा यहाँ से करते नहीं हैं। ओके, आगे है चैप्टर नंबर 10, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल का क्या मतलब होता है। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियादी बातें, ये उसका नाम था। इसका नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की बुनियादी बातें। फंडामेंटल जो है ये बेसिक, जो वर्ड है ना बेसिक, बुनियादी, उसका सिनोनिम है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी बातें इंटरनेट की। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो इंटरनेट की हिस्ट्री है जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में कई ऐसे टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 10 में अवेलेबल हैं, तो हम उनको दोबारा जो है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें इंटरनेट की हिस्ट्री है जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में वैसे हमने इसको पढ़ा और उससे मुतल्लिका MCQs भी हम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है हाउ द इंटरनेट वर्क्स। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो आपने ज़हन में रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, देखें इंटरनेट कैसे वर्क करता है। एक होता है, हाँ जी, जो आपने आंसर दिया बेसिक थिंग्स, बेसिक, शाबाश, ठीक है आंसर। निशा, मोहम्मद, ईशा, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक होता है, मैंने बता दिया, और आप लोगों ने बल्कि पहले मुझे शायद बताया हो, ठीक है, तो शाबाश। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट वर्क कैसे करता है। एक बात याद रखनी है, एक चीज़ होती है ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो हमारा ISP कहलाता है। जैसे मैंने अगर इंटरनेट लगवाया हुआ है अपनी किसी मोबाइल कंपनी का, अपनी मोबाइल कंपनी वालों से मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल कंपनी मेरे ISP है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने PTCL से अगर इंटरनेट लिया हुआ है, जैसे हमारा PTCL जो है वो ISP है, तो PTCL मेरा ISP होगा। अब PTCL वालों ने पीछे बड़ा जो इंटरनेट जो उसकी सर्विस ली हुई है, जो हमारा अपना होता है एक
वर्ल्ड आईएसपी वो होता है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करे। जैसे मैंने बताया था नासा वाले कुछ कंपनीज हैं जो इसे फंड करती हैं अपनी कंपनीज को चलाने के लिए, अपने ब्रांड को चलाने के लिए, ठीक है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और पैसा कमाती हैं इससे, ठीक है। तो पीटीसीएल वाले फिर उनको पे करते हैं या जितने ममालिक हैं वो लोग उनको पे करते हैं। तो वो वर्ल्ड आईएसपी से डाटा आता है हमारे पास, जो है हमारा जो जैसे मेरा आईएसपी अगर पीटीसीएल है तो पीटीसीएल वालों के पास जो रीजनल आईएसपी होता है, रीजनल आईएसपी, रीजनल से आगे लोकल, कई लोगों ने केबल से भी इंटरनेट लिया होता है, मतलब पीटीसीएल से लेके आगे शेयरिंग पे लगाया होता है, तो वो हमारा लोकल आईएसपी होगा। फिर हम लोग होंगे, हम लोग इंटरनेट यूज़ करे होंगे। तो इंटरनेट इस तरह से वर्क करता है। दरमियान में मॉडम्स और ब्रिजेस वगैरह मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी होती हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। उसके बाद वो एक बात कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि एक ये जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उसमें एक T1 लाइन लगी होती है, T1, और ये जो T1 लाइन है इसकी स्पीड होती है 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। 1.5 मिलियन बिट्स का मतलब है 15 लाख मिलियन बिट्स एक सेकंड में ट्रेवल हो सकती हैं इसके अंदर। ये सबसे फास्टेस्ट हमारे पास T1 लाइन होती है। बेसिकली ये कोएक्सियल केबल होती है और इसके ऊपर जो डाटा हमारा स्पीड से ट्रेवल हो सकता है। कोएक्सियल केबल चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी। उसके बाद वो कहता है कि जो टिपिकल टेलीफोन लाइन होती है यानी ट्विस्टेड पेयर केबल जो हल्की होती है, ट्विस्टेड पेयर मैंने आपको बताया था कोएक्सियल केबल की निस्बत 80 गुना स्लो है, उसकी स्पीड उसने बताई हुई है 30,000 से 50,000 बिट्स पर सेकंड। कितना फर्क है 30,000 से 50,000 भी अगर हम लगा लें तो 1 लाख भी अगर हम लगा लें, वैसे तो 1 लाख नहीं, अगर 1 लाख भी लगा लें और उस तरफ 15 लाख है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो T1 जो है ये फास्ट होती है जबकि जो टिपिकल टेलीफोन लाइन होती है वो स्लो होती है। तो आजकल जो है T1 लाइन इस्तेमाल की जाती है इंटरनेट को फास्ट बनाने के लिए। उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इस बुक में ज़्यादा उसका जिक्र नहीं है, एक दो जगहों पे सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल हो रही। मैंने आपको बताया था फाइबर ऑप्टिक में डाटा लाइट की सूरत में ट्रैवल होता है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने जो है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो ज़हन में रखने हैं। एड्रेसिंग स्कीम्स। स्टूडेंट्स, इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मैंने आपको बताया था 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, होस्ट, सर्वर और क्लाइंट। जो भी कंप्यूटर है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे उसकी पहचान होती है। तो 2 तरह के एड्रेस होते हैं कंप्यूटर्स के। हर कंप्यूटर को 2 एड्रेस मिले होते हैं। एक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डीएनएस एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का जो है ये डिजिट्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की शक्ल में होता है, ठीक है। ये मैं 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ आईपी एड्रेस के ज़हन में रखने हैं। नंबर्स की शक्ल में होता है और ये जो है इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं नंबर के, ठीक है। 4 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप, और इन ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है डॉट से, पीरियड से, ठीक है, डॉट से, फुल स्टॉप से। उसके बाद दूसरा डिजिट, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, और दरमियान में इनके जो है वो पॉइंट लगा होता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ। आप लोगों ने आईपी एड्रेस देखा भी होगा वैसे भी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.177.1.8। तो ये जो डॉट है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है आईपी एड्रेस को। 3 डॉट लगे होते हैं। एंटी एड्रेस में पूछ सकता है आपसे आईपी एड्रेस में कितने डॉट्स होते हैं। नंबरों के जो ग्रुप्स हैं वो तो 4 ही हैं, लेकिन डॉट्स 3 लगे हुए हैं जिनसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसके अंदर अगली बात जो तीसरी है वो ये है, इन नंबर्स की एक रेंज होती है। वो रेंज क्या है? ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, इनकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। 0 से 255, 0 से कम यानी नेगेटिव नंबर नहीं कोई हो सकता और 255 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो ग्रुप है, मतलब एक जो इसके अंदर जो ग्रुप है हमारे पास आईपी एड्रेस के अंदर 4 ग्रुप्स हैं, जो पर ग्रुप है उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने होते हैं, उनकी जो है वो टोटल नंबर कितने हैं। वैसे रेंज तो 0 से 255 है, तो टोटल नंबर बनते हैं 256। 0 से 255 का मतलब है 256 टोटल नंबर्स हैं, इनमें से लिखना। लेकिन 256 शामिल नहीं है, 0 से 255 तक ये डिजिट्स हैं, इनके अंदर इस रेंज के अंदर हमने लिखने होते हैं और यही इनकी रेंज है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो चारों ग्रुप्स हैं ये जब हम कंप्यूटर में ये अलग से कन्वर्ट होते हैं 0-1 के अंदर। जब ये 0-1 में कन्वर्ट होते हैं तो हर ग्रुप जो है वो 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। 8 बिट्स यानी 1 बाइट कह सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। और 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे 1 बाइट भी कहते हैं और उसको ऑक्टेट भी कहते हैं। ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है 8 ग्रुप्स बिट्स का 8 बिट्स का ग्रुप यानी 1 बाइट। तो टोटल आईपी एड्रेस का साइज कितना होगा? 8 बिट्स इधर, 8 बिट्स इधर, 8 इधर और 8 इधर। तो 8 × 4 अगर हम करें तो 32 बिट्स बनता है। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप मतलब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करता हूं, चलें फिर मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। मैं पूछता हूं कि आईपी एड्रेस का साइज कितना है? द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूं, वो देखें जरा। एक ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं
32 बिट्स, एक ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 बाइट्स, ठीक है, एक ऑप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ 4 ऑक्टेट्स, ठीक है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब 32 बिट्स, 4 बाइट्स, 4 ऑक्टेट्स और एंड पे है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, तो ऑल ऑफ दीज आंसर जो है इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि 32 बिट का मतलब 4 बाइट्स ही है और 4 ऑक्टेट्स का मतलब भी बेसिकली 4 बाइट्स ही है, क्योंकि एक बाइट को ऑक्टेट कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। ये हमारा आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस जो है ये याद करना मुश्किल होता है, हर कंप्यूटर का, हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो हमारी आसानी के लिए ह्यूमन रीडेबल नेम रखे गए हैं, जैसे गूगल है, गूगल का भी आईपी एड्रेस होता है, हमारे कंप्यूटर्स का भी आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हम आईपी एड्रेस नहीं लिखते। ईशा बेटे 32 आंसर नहीं है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि 32 बिट्स का मतलब 4 बाइट होता है, ठीक है, और 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 बाइट्स ही हैं, क्योंकि एक ऑक्टेट का मतलब 8 बिट्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है, मैंने अभी बताया है। मोमिना रिमशा आपका आंसर ठीक है, निशा का भी आंसर ठीक है, जिसने बोथ का है, बोथ की तो ऑप्शन बेटा मैंने लिखी नहीं है। मोमिना ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर है। अच्छा, सो हमारा जो डीएनएस एड्रेस होता है ना, ये ह्यूमन रीडेबल होता है ताकि हम याद कर सकें। तो हर वेबसाइट का अगर हम आईपी एड्रेस याद रखने बैठे हैं तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, ठीक है। सहरिश ठीक है, आपका आंसर भी करेक्ट है, शाबाश। अच्छा, तो डीएनएस जो है वो बेसिकली इंग्लिश में हमारे ह्यूमन रीडेबल होता है, हम उसे रीड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे google.com वगैरह। अगर आपने देखना है गूगल का आईपी एड्रेस क्या है तो गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज द आईपी ऑफ गूगल। आपने अपना आईपी एड्रेस जानना है तो आप लिखें व्हाट इज माई आईपी, गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज माई आईपी, एंटर करें, आपको आपका आईपी नजर आ जाएगा, गूगल आपको आपका आईपी एड्रेस दिखा देगा। ओके, तो डीएनएस जो है ये डोमेन नेम सिस्टम इसके फुल फॉर्म है, और ये ह्यूमन रीडेबल नेम्स होते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कुछ डोमेन्स हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं उसके साथ आता है .com, ये डोमेन्स होती हैं, ठीक है, .edu, ठीक है, .mil वगैरह, ये आपकी बुक में लिखी है, इनको आपने याद कर लें। इनमें जो टॉप लेवल डोमेन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो .com की है। वो कह रहा है .com बिजनेस के लिए होती है, .edu जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए होती है, .mil मिलिट्री वालों के लिए होती है, और .org जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, .gov गवर्नमेंट के लिए होती है। ये आपने वेबसाइट्स का देखा होगा, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे .edu एंड पे आता है, या अगर पाकिस्तान की .edu.pk ये डोमेन है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली डोमेन है बिजनेस की वो .com होती है, जिसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब आपको पता है, इंटरनेट के ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं वो वेब ब्राउजिंग कहलाता है, और ये हम काम किसके जरिए करते हैं? वेब ब्राउजर्स के जरिए से करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी छोटी सी हिस्ट्री लिखी है। वो कह रहा है 1989 में यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी में जिनेवा में ये जो है वो www को बनाने का आगाज़ हुआ था। शुरू में सिर्फ क्रॉस रेफरेंस और फुट नोट्स रखने के लिए इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो इसके ऊपर हर वेबसाइट या भी इसके ऊपर स्टोर है। यानी www क्या है? कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट स्टोर ऑन द इंटरनेट। उसके बाद वो कहता है कि वेब पेज क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनती है, ठीक हो गया। वेब पेजेस मिलते हैं तो वेबसाइट बनती है। तो हमने उन वेब पेजेस को कैसे लिंक किया होता है? थ्रू हाइपरलिंक। कल मैंने हाइपरलिंक बताया था, चैप्टर 8 के शुरू में बताया था हाइपरलिंक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं अगला वेब पेज खुल जाता है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट या वेब पेज अपनी जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, इसे कहते हैं वेबसाइट लॉन्च करना। ये टर्म्स मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ये टर्म्स याद रखनी, यूज़ होती हैं कंप्यूटर की फील्ड में। उसके बाद URL है। स्टूडेंट्स, URL क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होता है, जिसे हम लिंक कहते हैं, वो URL होता है। और हमेशा URL जो है उससे पहले एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे कहते हैं HTTP। HTTP की फुल फॉर्म लिख लें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल है जो हर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमेशा हम पहले लगाते हैं। हम ना भी लगाएं, हमारा ब्राउजर लगा देता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और ऊपर एड्रेस देखेंगे ना जब URL, तो उसके अंदर ये लगा होगा पहले से, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन है। स्टूडेंट, सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट हम कह सकते हैं जो हमें सहूलत देती है कि हम इंटरनेट के ऊपर जो कुछ सर्च करना है हम कर सकते हैं। तो गूगल एक लीडिंग सर्च इंजन है, सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। उसके बाद बिंग है, याहू है, ठीक है, फिर DuckDuckGo एक सर्च इंजन है, ask.com एक सर्च इंजन है, कुछ सर्च इंजन या Alt Vista उसने लिखा है। 3 यहाँ लिखे हैं, 3 मैंने बता दी, 6 टोटल मैंने आपको बताया जो मशहूर इस्तेमाल हो रहे हैं सर्च इंजन। उसके बाद ईमेल है। ईमेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पॉइंट्स जो वहाँ चैप्टर नंबर 2 में नहीं थे, यहाँ है, वो मैं बताता हूँ आपको। एक देखें, मैंने आपको बताया था हर काम को करने के लिए इंटरनेट पे, नेटवर्क में प्रोटोकॉल होता है।
ईमेल के साथ जब हम फाइलें अटैच करते हैं और किसी को सेंड करते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो होता है MIME, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये वो प्रोटोकॉल है, बुक में मेंशन है, इसको अंडरलाइन कर ले, वो प्रोटोकॉल है जो ईमेल के साथ अटैचमेंट की सहूलत हमें देता है। हम फाइल वगैरह मुख्तलिफ तरह की फाइलें जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। और एक बात यहाँ लिखी है, एंटी टेस्ट का MCQ है, वो कहते हैं याहू जो है, याहू वो कितना बड़ा साइज फाइल का साइज है जो मैक्सिमम हमें लिमिट देता है अटैच करने का, वो है 10 MB तक फाइल हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये किताब पुरानी, अब 10 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल अटैच हो जाती है। जीमेल पे 25 MB जो है वो अटैच हो जाती है। याहू के भी मेरा लब बढ़ गई होगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट चाहिए तो पेड अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। बाकी ईमेल के डिसएडवांटेजेस हैं, ये MCQs के हवाले से हम तो नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास ईमेल एड्रेस है। हाँ, ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। ईमेल एड्रेस जो हम लिखते हैं ना, ईमेल एड्रेस उसका एक फॉर्मेट है, उसका लिखने का तरीकाकार होता है। और वो तरीकाकार क्या है ईमेल एड्रेस का? हमेशा हम पहले यूजर नेम लिखते हैं, यूजर नेम, ईमेल में हमेशा यूजर नेम पहले आता है, फिर @ का साइन आता है, @ का साइन, उसके बाद DNS एड्रेस आता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ali123@gmail.com, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूजर नेम है उसका, ये @ का साइन है और आगे gmail.com। तो वो आपसे पूछ सकता है कि ईमेल के अंदर कौन सा स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल होता है ईमेल एड्रेस में, वो है @ का साइन। लास्ट टॉपिक है जी न्यूज़ ग्रुप्स। इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें सहूलत देती हैं कि मुख्तलिफ वहाँ पे न्यूज़ लोग शेयर करते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में, ठीक है। उन न्यूज़ ग्रुप में जाके हम जो है वो अनाउंसमेंट्स और जैसे नोटिस बोर्ड होता है वैसे वहाँ पे जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है ना, इस तरह वहाँ पे पोस्ट होती हैं, हम उनको देख सकते हैं, दूसरे के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोटोकॉल जो न्यूज़ ग्रुप के अंदर काम करने की सहूलत देता है उसे हम कहते हैं वो उसको प्रोटोकॉल का नाम है NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी मोहम्मद सर न्यू बुक पर 25 MB। हाँ जी, मैंने आपको कहा कि जीमेल जो है उसके ऊपर 25 MB साइज हो गई। याहू का मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जीमेल के ऊपर जो है 25 MB मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपके पास कोई न्यू बुक है उसके 25 MB लिखा है तो फिर आप उसको नोट कर लें, फिर याहू पे भी हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये पुरानी किताब है, 10 MB तो अब ईजिली सेंड हो जाती है। तो NNTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और न्यूज़ ग्रुप के अंदर काम करने के लिए हमें NNTP प्रोटोकॉल सहूलत देता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। हाँ, एक और चीज़, HTML क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जिसके अंदर वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनते हैं। जैसे C लैंग्वेज है, इस तरह HTML एक वेब बेस्ड लैंग्वेज है। C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब बेस्ड लैंग्वेज है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।